अब बात करें हम दूसरा टॉपिक अपना लैसे तथा मैसे। लैसे तथा मैसे कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ये क्या चीज होती है, ये कौन सी चीजें हैं? लैसे, लैसे का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक अर्थात ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जिसमें जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, लैसे कहलाती है, लैसे कहलाती है। ठीक है, अर्थात ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो क्या कहलाती है? लैसे। उदाहरण देखते हैं कैसे क्या भाग जाएगा। जैसे निम्नलिखित संख्याओं का, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लैसे ज्ञात करो, लैसे ज्ञात करो। संख्याएं दे दी आपको, पहले में 12 व 18, दूसरे में 6, 8 व 10। दो की बात कर लेते हैं, बाकी हमें क्वेश्चन जब मिलेंगे उन क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए, लैसे ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है? 12 व 18 का लैसे ज्ञात करना है। पहला 12 व 18 लैसे ज्ञात करना है, अर्थात दोनों को क्या कर दो, एक साथ लिख दो, 2 का भाग दे दो। 12 और 18 दोनों में जा रहा है, 2 का भाग दिया 6 बार, इसमें 9 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है, 6 में जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं है, 6 में भाग दे दो 3 बार, 9 में नहीं गया तो 9 को ऐसा कैसा रख दो। अब 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 1 बार और इसमें 3 बार, 3 का भाग दिया 1 और 1, तो 12 व 18 का लैसे, 12 व 18 का लैसे बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा 3 बराबर आ गया 36। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36। अब मैंने आपको क्या कहा था? 36, 36 के गुणन देखो, 36 के गुणज क्या होते हैं? 36 दूनी 72, 36 तियां 108, ये गुणज होते हैं 36 के। ये क्या होते हैं? 36 के गुणज। अब क्या बोला था मैंने कि जो दी गई संख्याएं हैं, जैसे 12 और 18 दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए संख्या में, ऐसी छोटी से छोटी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। 12 का भाग दें 72 में, 12 छकानी 72, 12 का 18 का भाग दें 72 में, तो 18 चौक 72। अगर 12 का भाग दें 108 में, 108 में 12 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छकानी 72, 12 सैंतीस 84, 12 अंठी 96, 12 नमा 108, 12 नमा 108, 18 छकी 108। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब 72 में भी जा रहा है, 108 में भी जा रहा है, तो इसका लैसे 72 भी हो सकता है, लैसे 108 भी हो सकता है। लेकिन नहीं, अपनी जो गणित क्या कह रही है, अपने 10वीं क्लास क्या कह रही है कि इसमें लैसे की जो परिभाषा है वो ये कह रही है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो क्या कहलाती है? लैसे। अर्थात दी गई संख्याओं का लैसे क्या हो गया? 36। क्या हो गया? 12 और 18 का लैसे क्या हो गया? 36। इसी प्रकार देखिए 6, 8 व 10 का लैसे याद करते हैं, वही लिखना, 6, 8, 10 लिख दिया, 2 का भाग दिया 3 बार, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है, 4 में जा रहा है, 3 और 5 में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 3, 2 और 5, फिर से 2 का भाग दे दो, 3, 1 और 5, फिर 3 का भाग जाएगा 1, 1 और 5, 5 का भाग जाएगा 1, 1, 1, क्या आ गया? 6, 8 व 10 का लेस, 6, 8 व 10 का लेस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 पंजो 120, 120 के करके देख लो, 12 दूनी 24, 240 में 6 का भाग जाता है, 240 में 8 का जाता है, 240 में 10 का जाता है, 360 देख लो, 6 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है और 10 का भाग जाता है। लेकिन अपने को क्या लेना है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। बात समझ में आई? लैसे ये होता है लैसे। दी गई संख्याओं का यदि लैसे ज्ञात करना हो तो लैसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस प्रकार से इनका
लय से ज्ञात कर लेंगे। अब अगला टॉपिक है मैथ। कौन सा है? मैथ। मैथ से क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक अर्थात क्या बोलेंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, मैथ है। दूसरा कौन है? मैथ है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जिसका संख्या जिसका दी गई संख्याओं में दी गई संख्याओं में दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, उन संख्याओं का उन संख्याओं का उन संख्याओं का मैसे कहलाती है। उन संख्याओं का क्या कहलाती है? मैस। उदाहरण इसमें भी ले लेते हैं। देख, उदाहरण की बात करें तो निम्न संख्याओं का मैसे ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं का मैसे ज्ञात कीजिए। मैसे ज्ञात करने की वैसे तो दो विधियां होती हैं। एक तो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भागफल विधि। कौन सी होती है? एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भागफल विधि। देखिए कैसे दोनों विधियां पढ़ लेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में केवल अभाज्य गुणनखंड विधि है। पहला 12 व 18 ही ले लेते हैं। दूसरा 36 व 39। 36 व 39। बात करते हैं 12 और 18 की। हल करें। लेसन में हमने दोनों संख्याओं को क्या किया था? एक साथ भाग दिया था। 12 व 18 के एक साथ हमने क्या निकाल लिए थे? गुणनखंड निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ वो बात नहीं होगी। 12 के अलग से गुणनखंड निकालने पड़ेंगे और 18 के अलग से गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार और 3 का भाग दिया 1 बार। यहाँ 2 का भाग दिया 9 बार, 2 का भाग अब जाएगा नहीं, तो 3 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार। अर्थात 12 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 2 गुणा में 3। और 18 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 3 गुणा में 3। मैसे का मतलब होता है इनमें से कॉमन फाइंड करना। तो 12 व 18 का मैसे, 12 व 18 का मैसे कॉमन क्या है? दोनों में आना चाहिए। दोनों में क्या आ रहा है? 2 गुणा में 3। और 12 और 18 का मैसे कितना हो गया? 6। तो देखो वह ये 6 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाएगा। 6 का 12 में भी जाता है और 18 में भी जाता है। यदि 6 के साथ हम 2 से गुणा कर देते तो 12 में तो चला जाएगा लेकिन 18 में नहीं जाएगा। यदि 6 को 3 से गुणा कर देता तो 18 में चला जाएगा लेकिन 12 में नहीं जाएगा। दूसरा देखिए 36 व 39। 36 व 39 देखते हैं। 36 व 39 बात करें। 36 के ये लिखा 36 और ये लिखा हमने 39। 2 का भाग दिया 18 बार, 2 का भाग दिया 9 बार, 3 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार। 2 का भाग जाएगा नहीं तो 3 का भाग दे दो। 13 तिया 39, 13 में भाग दिया 1 बार। क्या लिखेंगे? 36 बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 और 39 बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुणा में 13। कॉमन क्या आ रहा है? केवल 3। कॉमन क्या आ रहा है? केवल 3। अर्थात क्या लिखेंगे? 36 व 39 का मैस है। 39 का मैस है कितना होगा? 3। 36 व 39 का मैस है क्या हो जाएगा? 3। ये तो हो गई अपनी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होगी? गुणनखंड विधि। मान लो आपको गुणनखंड विधि ध्यान में नहीं रही, गुणनखंड विधि ध्यान में नहीं रही, तो आप कौन सी विधि से करोगे? भाग विधि से। तो भाग विधि और बता देता हूँ एक बार, इन्हीं की बता देता हूँ। 12 व 18 की, या दूसरे ले लो कोई भी। देखिए दूसरे ले, क्वेश्चन लिख लीजिए। निम्न संख्याओं के का मैसे भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है
8 व 18। दूसरी संख्या है 13 व 13 नहीं 16 व 36। 16 व 36। देखो 8 और 18 में जब हम भाग विधि से मैसे ज्ञात करेंगे तो जो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या कौन सी है? 8। 18 से छोटी कौन सी है? 8। तो 8 का भाग 18 में देंगे। किसका भाग देंगे? 8 का भाग देंगे किसमें? 18 में। 8 का भाग दिया किसमें? 18 में। 8 दूनी 16। 8 दूनी 16। बचा कितना? 2। अब इस 2 का भाग देंगे, शेषफल जो बच जाता है उस शेषफल का भाग देंगे पहले जो भागफल था, पहले जिसका भाग दे रहे थे 8 में। 8 चौक 4 दूनी 8। जब शेषफल 0 आ जाए और जिस संख्या का हमने भाग दिया था तो यहाँ 2 का भाग देने पर शेषफल आया 0, तो 8 व 18 का मैसे कितना हो जाएगा? 8 व 18 का मैसे बराबर होगा 2। इसी प्रकार से इसको देखिए 36। 16 और 36 में से छोटा कौन सा है? 16। 16 और 36 में से छोटा कौन सा है? 16। 16 छोटा है 36 से, तो भाग किसका देंगे? 36 में 16। 36 में भाग दिया 16। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। बचा कितना? 4। अब 4 का भाग दे दो, इसमें देना है 16 में। 4 चौक 16। उत्तर कितना आया? 0। रिजल्ट में नीचे क्या बचा? रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो 36 16 व 36 का 16 व 36 का मैसे कितना हो जाएगा? बराबर 4। आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि से हल कर लेना। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर ये कह दिया जाए कि निम्न संख्याओं का भाग मैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि ही लगानी है, भाग विधि वहां मत लगा देना। वहां लगाते आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कौन सी बात करें? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। चलिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? 1 मिनट, सॉरी, पहले इसी में लिख लीजिए। नोट लगाएंगे और नोट लगा के लिखेंगे। कुछ चीजें हैं मैसे और लैसे को लेकर। यदि अपने को 2 अभाज्य संख्याएं दे दी जाएं, 2 अभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा क्या होता है? 2 अभाज्य संख्याओं का मैसे, अभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। मैसे 1 होता है तो लैसे क्या होगा? तो लैसे क्या होगा? दूसरा, 2 अभाज्य संख्याओं का मैसे, अभाज्य संख्याओं का लैसे उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। संख्याओं का गुणनफल होता है। मैंने केवल 2 अभाज्य संख्याएं लिखी। इस 2 की जगह यदि ऐसा बोल देना हम कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मैस है, तब भी कितना आएगा? 1। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का लैस है, उन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल, उन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल। तो ये 2 नोट याद रखना। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? ये चीज होती है कि यदि हम 2 संख्याओं का लैस है और 2 संख्याओं का मैस है ज्ञात कर रहे हैं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध जरूर होता है, कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। तो क्या रिलेशन होता है वो देखिए। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का लैस है, संख्याओं का लैस है गुणा में संख्याओं का मैस, संख्याओं का मैस। अर्थात अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का लैस है गुणा में संख्याओं का मैस है। यानी संख्याओं के लैस है और मैस है को गुणनफल निकालें तो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। एक तो देख लिया था पहले, दूसरा देखिए।
संख्याओं 10 व 18 का मैस है, 10 व 18 का मैस है, 2 है, तो लेस है क्या होगा? तो इन संख्याओं का लेस है क्या होगा? लेस है क्या होगा? इसी प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन कि संख्याएं दे देगा, या तो दोनों संख्याएं दे देगा और मैं से दे देगा तो ले से पूछ लेगा, दोनों संख्याएं देके ले से दे देगा तो क्या पूछेगा? मैं से पूछेगा। ले से और मैं से दोनों दे देगा तो इनमें से कोई एक संख्या नहीं देगा। 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है, मैं से पूछ सकता है या ले से पूछ सकता है। तो अपने को क्या दिया गया है? आधारभूत प्रमेय क्या है? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? संख्याओं का मैस है गुणा में संख्याओं का लेस। संख्याओं का गुणनफल संख्याएं क्या है? 10 और 18, 10 गुणा में 18। संख्याओं का मैस है कितना दिया गया है? 2, और लेस है अपने को ज्ञात करना। यहाँ गुणा में दूसरी तरफ बेइज्जती कहाँ चला जाएगा? भाग में, तो लेस से बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणा 18 बटे में 9, लेस है कितना आ गया? 90। ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है केवल और केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होती है। 2 या 2 से अधिक कोई भी संख्या आ जाए तब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय काम नहीं करती है। यदि हम दो संख्याओं की बात करें, 2 अलग अलग संख्याओं को ले लेके अगर हल करेंगे तो ये संख्या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अपने काम आएगी। और अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं आ जाएं तो ये प्रमेय बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो यहाँ नोट लगा के लिख लेना कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होती है। नोट लगा के लिखेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय केवल 2 संख्याओं के लिए, केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होती है। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होती है, बाकी 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 से ज्यादा 3 आ जाए, 3 4 संख्या आ जाए, उनके लिए ये अंकगणित की प्रमेय आधारभूत प्रमेय लागू नहीं होती है। ध्यान रखना इस बात का। तो ये जो बेसिक था, आज का जो बेसिक है वो आपके 1.1 प्रश्नावली का बेसिक है, प्रश्नावली नंबर 1.1। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, संख्याएं दे रखी हैं उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। दूसरा क्वेश्चन है संख्याओं का मैसे ज्ञात करना। तीसरा क्वेश्चन है लैसे ज्ञात करना। चौथा क्वेश्चन अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से है। 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दी गई संख्याएं भाज्य हैं या नहीं है, हैं तो क्यों है, कारण सहित उत्तर दीजिए। छठे प्रश्न में आपसे कुछ एक अलग से पूछा है कि 6 की घात n, n किसी पूर्णांक का नाम है, n पूर्णांक है तो क्या किस n के किस मान के लिए 6 के की यह अंक जो 6 की घात n है वो शून्य पर समाप्त होगा, ऐसा प्रश्न है। प्रश्न हम कल स्टार्ट करेंगे इनके। और अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय, यहाँ तक का जो टॉपिक है प्रश्नावली 1.1 आपकी कंप्लीट होती है। इसका बेसिक पूरा क्लियर होता है। आप क्वेश्चन सोल्व करना, जो क्वेश्चन इन्हीं में से अगर कोई आपको बात नहीं समझ में आई है तो वो बात हम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे को बताओगे तो मैं उनका सॉल्यूशन तुरंत आपको दूंगा। जितना भी आपको पढ़ाया जाए उसको लर्न कीजिए, देखिए उसको ढंग से, धीरे धीरे करके आप हम 10वीं की जो गणित है वो कंप्लीटली गणित करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ यदि आप इसी प्रकार से चलते जाओगे तो आपके 10वीं के गणित के पेपर में, बोर्ड पेपर में आपको 100 में से 100 अंक दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। और कन्फर्म आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। ये चैप्टर जैसे जैसे मैं करवाऊंगा वैसे वैसे अपने 4 अंक पूरे कर लेंगे। इसमें छोटे क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा, जितने प्रकार के छोटे क्वेश्चन बनते हैं सभी लिखवाऊंगा। आप किताब के साथ चलते जाइए, मेरे साथ आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।